यार दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आज हम इतिहास की एक श्रृंखला लेकर आए हैं जिसके तहत हम आपको आज इतिहास के सभी प्राचीन युद्धों के बारे में बताएंगे। देखिए, इतिहास में वैसे तो बहुत सारे युद्ध हुए हैं, लगभग 100+। लेकिन आपकी परीक्षा के लिए जो युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनसे पेपर में आने का 100% चांस है, जिसको लगता है कि ये आपकी परीक्षा में आएगा, चाहे वो यूपी पुलिस की परीक्षा हो, एसआई की परीक्षा हो, या कांस्टेबल, एसआई, दिल्ली पुलिस, एसएससी एग्जाम, या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, रेलवे इंक्लूडिंग, तो आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए भाई, बात करते हैं सबसे पहले इतिहास में जो सबसे प्राचीन जो स्रोत मिले हैं वो ऋग्वेद मिले हैं। ऋग्वेद से प्राचीन कोई स्रोत नहीं है। ऋग्वेद की अगर मैं बात करूं तो ऋग्वेद के जो है ना ऋग्वेद के दो काल कहे जाते हैं। एक का नाम है ऋग्वैदिक काल और एक का नाम है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई। ये इतिहास का सबसे प्राचीन स्रोत है। इसमें एक युद्ध के बारे में पता चला है जिसका नाम है दसराग युद्ध। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसको बैटल ऑफ 10 किंग्स बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 10 राजाओं का एक युद्ध हुआ। इसका जो स्रोत है, यानी कहाँ से इसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो उसका नाम है ऋग्वेद। देखिए, ऋग्वेद में वैसे तो 10 मंडल हैं, लेकिन ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस दसराग युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मैंने अभी भी कहा आपसे कि जो काल है वो है ऋग्वेद काल, और जो स्थान है, मतलब जहाँ पर ये युद्ध हुआ था, वो है परुष्णी नदी, जिसको वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन आता है कि लाहौर किस नदी किनारे बसा है, तो आपका तुरंत उत्तर होना चाहिए लाहौर जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसी रावी नदी का प्राचीन भारत में जो नाम था वो था परुष्णी नदी। तो आप लोग दोनों बातें याद रखिएगा, उसके बाद की मैं बात करने जा रहा हूँ। अब बात करते हैं किसके किसके बीच में हुआ। देखिएगा, ये हुआ सुदास। सबसे पहले तो हम आपको बता दें सुदास थे कौन। सुदास थे आर्य। आर्य कहाँ से आए थे? आर्य आए थे दक्षिण एशिया से, या ये कहे मध्य एशिया से आए थे। अब हम बात करते हैं, ये तो एक तरफ हो गए, दूसरी तरफ कौन था? तो भारत के उस समय के जो मूल निवासी थे उनको इतिहास में अनार्य कहा जाता है। जो मूल निवासी थे उनको अनार्य, और जो बाहर से आए थे उनको आर्य कहा जाता है। आर्यों के राजा कौन थे? सुदास। और अनार्यों के राजा कौन थे? तो वो हमने आपको ये लिखे हुए हैं, पुरु, यदु, तुर्वुस, अनु, ध्रुव। ये लोग जो है मूल निवासी थे। तो इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें, इसमें जीता कौन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दसराग युद्ध बहुत फेमस है, और इसमें जीता कौन। तो जीतने की अगर बात आती है तो इसमें सुदास जीते थे। सुदास जीतने का मतलब है आर्य जीते थे। तो आप लोग याद रखिएगा। मैं अगला युद्ध इतिहास का लेकर आपके सामने आ रहा हूं, उसको आप जरा देखिएगा। इतिहास का दूसरा सबसे प्रमुख युद्ध जो है वो कौन सा है? वो है आपका हाइडे स्पीच। आप हाइडे स्पीच के युद्ध के बारे में जानते होंगे, इसको कहते हैं बैटल ऑफ हाइडे स्पीच। ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में। ये हुआ था झेलम नदी। अच्छा, हाइडे स्पीच क्यों कहते हैं? क्योंकि यूनानी भाषा में झेलम नदी का नाम जो है वो हाइडे स्पीच है, इसलिए इसको हाइडे स्पीच का नाम कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हुआ किसके बीच था। एक बहुत बड़े विदेशी आक्रांता आए थे मेसोडोनिया से, यूनान से। उनका नाम था सिकंदर। और एक भारत के राजा थे, उनका नाम था पोरस। ये भारत में जो पंजाब क्षेत्र है, यानी जो वो वाला पंजाब जो आज पाकिस्तान के क्षेत्र में है, ये वहाँ के राजा थे जिनका नाम था पोरस। और ये सिकंदर थे। सिकंदर कहाँ के थे? मेसोडोनिया से। जब इन दोनों के बीच में ये युद्ध होता है तो इसमें जीते कौन थे? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें सिकंदर जीते थे। लेकिन सिकंदर ने क्या किया था, यहाँ पर पोरस की वीरता को देखते हुए अपना पूरा जीता हुआ क्षेत्र जो है ये वापस कर दिया था, लौटा दिया था। किसको? पोरस को। तो याद रखिएगा, जीते इसमें सिकंदर थे, लेकिन उन्होंने पूरा जीता हुआ क्षेत्र किसको दे दिया? पोरस को दे दिया। तो इस युद्ध का नाम है हाइडे स्पीच का युद्ध, या बैटल ऑफ हाइडे स्पीच, या इसको झेलम नदी का युद्ध कहते हैं। आप दोनों बातों को बेसिकली समझ लीजिएगा, अच्छे समझ लीजिएगा, तो शायद आपको समझ में आ जाए। इतिहास के हम तीसरे युद्धों की बात करते हैं। तीसरे युद्ध की अगर हम बात करें तो इतिहास का एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है कलिंग का युद्ध। कलिंग युद्ध की बात अगर जब भी की जाती है तो मौर्य काल की बात की जाती है। देखिए, मौर्य काल में प्रमुख रूप से जो है संस्थापक की बात आती है, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल के दूसरे राजा थे, उनका नाम था बिंदुसार। मौर्य काल के जो तीसरे राजा थे उन्हीं का नाम था अशोक। देखिए, अशोक एक बहुत ही प्रतापी राजा थे, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो है नाती थे और बिंदुसार के बेटे थे। इन्होंने हाथियों के लिए, ये कलिंग जो है ना ये उड़ीसा में पड़ता है, हाथियों के लिए ये युद्ध लड़ा था, जो कि 261 में हुआ था। इतिहास के कुछ साक्ष्य बताते हैं कि इस युद्ध में 1 लाख से ज़्यादा सैनिक मर गए थे। उनके मरने से क्षुब्ध होकर कहे, या उनके मरने से सहानुभूति के तौर पर कहे, अशोक का जो हृदय था वो काफ़ी सारा द्रवित हो गया था। और उस द्रवित हृदय के साथ अशोक ने ये फैसला लिया कि अब वो कभी कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे, और यही उनके जीवन का अंतिम युद्ध था। इस युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया कि अपना पूरा जीवन जो है वो धर्म की सेवा और बौद्ध धर्म के लिए, या बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए पूरा जीवन जो है वो बिता दिया। इतिहास का
जो ये कलिंग का युद्ध था, मैं इसके परिणामों पर भी बात करना चाहता हूँ। इसका परिणाम सबसे पहला ये हुआ कि अशोक की विजय हुई, इसमें भीषण जनहानि हुई, 1 लाख लोग मृत हुए, 1.5 लाख लोग बंदी हुए। इसका प्रभाव ये पड़ा कि अशोक ने युद्ध जो है छोड़ दिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। धम्म नीति का अर्थ होता है धर्म की नीति का पालन किया। जानकारी के जो स्रोत है वो अशोक के जो शिलालेख हैं, आपने शायद पढ़े होंगे, अशोक के 13 शिलालेख, 7 स्तंभ लेख, उन्हीं से सारी ये जो है जानकारी प्राप्त होती है। चलिए इस कहानी को हम आगे श्रृंखला को बढ़ाते हुए इतिहास के अगले युद्ध पर आते हैं। इतिहास का अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध है उसका नाम है प्रथम तराइन युद्ध, यानी तराइन का पहला युद्ध। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हुआ कब, बहुत आता है पेपर में। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। देखिएगा कि जो भारत की स्थिति है आपने जो देखी होगी, उस भारत की स्थिति में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो तराइन का युद्ध है वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। देखिए मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के गोर साम्राज्य से आए थे, पृथ्वीराज चौहान ये भारत के राजा थे। इन दोनों के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। इस युद्ध की खास बात यह है कि इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन गौरी मरा नहीं था, गौरी घायल होकर भाग गया था। अब भागेगा तो बदला लेने फिर से आएगा, और जब वो फिर से आएगा तो होता है तराइन का दूसरा युद्ध जो कि हुआ 1192 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तराइन का दूसरा युद्ध 1192, मतलब 1 साल बाद, 1 साल मात्र बाद ये युद्ध होता है। और ये युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में ही होता है। और इस युद्ध की सबसे खास बात ये थी कि इसमें मोहम्मद गोरी जो है वो विजय हो गया और पृथ्वीराज चौहान जी की इसमें क्या हो गई, हार हो गई। एक इतिहास की सबसे प्रसिद्ध किताब है, आप लोगों ने शायद सुनी भी होगी, उसका नाम है चंद्र बरदाई। ये किताब जो है ये पृथ्वीराज रासो, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, चंद्र बरदाई ने लिखी है और किताब का नाम है पृथ्वीराज रासो। उसी किताब से ये जानकारी प्राप्त होती है कि पृथ्वीराज चौहान जी को जो है यहाँ से वो बंदी बना करके मोहम्मद गोरी ले गया था। कहाँ ले गया था? अपने गोर साम्राज्य। लेकिन बाद में इतिहासकारों ने इस बात को गलत बताया। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान जी की जो मृत्यु हुई थी, यानी वो शहीद हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे, वो तराइन के दूसरे युद्ध में ही वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अब हम बात करते हैं चंदावर का युद्ध। ये इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, चंदावर का युद्ध। इस युद्ध की खास बात यह है कि ये 1194 ईस्वी में होता है। ये चंदावर नामक जगह पे होता है। अब होता क्या है कि ये युद्ध हुआ किसके बीच में था? ये मोहम्मद गोरी और जयचंद। जयचंद के बारे में कहानियाँ कई हैं, कई कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, लेकिन कहानियाँ अगर बताएंगे तो फिर समय नहीं होगा, बचेगा। और समय इंपॉर्टेंट है, समय बचना जरूरी है, क्योंकि हमें और भी कई युद्धों के बारे में बात करनी है। अभी सिर्फ आप ये जान लो कि चंदावर का जो युद्ध था वो 1194 में चंदावर नामक स्थान पर हुआ था, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। परिणाम ये था कि गौरी जीत गया था और जयचंद जो है मारे गए थे। इसमें क्या था? कन्नौज पर गौरी का अधिकार हो गया, उत्तर भारत में मुस्लिम सत्ता और मजबूत हो गई। हम इतिहास के अगले युद्ध के बारे में आते हैं, इसका नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिएगा दिल्ली में जो है चल रही थी सल्तनत काल। आपको बाकी सारी बातें नहीं बताना चाहता हूँ चूंकि समय कम है। बात करते हैं सल्तनत काल की। सल्तनत काल में 5 राजवंश होते हैं। सबसे पहला जो है था वो गुलाम वंश था, दूसरा जो था वो तुगलक वंश था, तीसरा उल्टा बोल गया, गुलाम वंश के बाद फिर खिलजी वंश था, खिलजी के बाद तुगलक वंश था, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश था, सैयद वंश के बाद लोधी वंश था। लोधी वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का जो है के ऊपर हमला होता है और हमला करने वाले व्यक्ति कौन थे? बाबर। बाबर कहाँ से आए थे? बाबर के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते होंगे कि बाबर जो है फरगना के शासक थे। लेकिन ये जब भारत आए थे तो भारत फरगना से नहीं आए थे, ये भारत आए थे कहाँ से? ये आए थे अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में काबुल को ये अपनी राजधानी बना करके रह रहे थे और यहीं से पूरी की पूरी गणित बिठा रहे थे और वहीं काबुल से ही भारत में आकर के हमला करते हैं। और ये हमला होता है पानीपत नामक स्थान में, जो कि वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है। यहाँ पर बाबर और इब्राहिम लोधी की सेना लड़ती है। इस सेना में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहली बार भारत में तोप का इस्तेमाल हुआ, इसमें बंदूकों का इस्तेमाल हुआ। बाबर के पास कई तोपची थे। बाबर ने एक यहाँ पर युद्ध नीति का प्रयोग किया था, उसका नाम था तुगलमा नीति। तो उस तुगलमा नीति के साथ बाबर ने इस युद्ध को जीत लिया और बाबर के युद्ध जीतते ही इब्राहिम लोधी जो है यहाँ पे मैदान में ही मारे गए। सल्तनत काल का पहला सुल्तान था जो मैदान में मारा गया, लेकिन बाबर जीत गया, ये इंपॉर्टेंट है। आगे पानीपत का द्वितीय युद्ध मैंने लगा दिया था, उसका मतलब ये था कि पानीपत का प्रथम जो था, ऐसा नहीं था कि वो बाबर ने लड़ा है। ये पानीपत का युद्ध है, ये बाबर ने नहीं लड़ा है। ये पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये 1556 में हुआ है। ये अकबर और बैरम खां के बीच में हुआ है। सॉरी, अकबर की तरफ से बैरम खान लड़ रहे थे और अकबर के जो खिलाफ व्यक्ति था उसका नाम था हेमू। हेमू मतलब हेमचंद्र। असल में इस समय अकबर की उम्र 14 साल थी, लेकिन अकबर की जो तरफ से जो नेतृत्व करने वाले थे व्यक्ति थे वो थे बैरम खां। खैर वो बात हम अभी जब अकबर के युद्धों के बारे में बात करेंगे तब बताएंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि ये युद्ध जो है अकबर के बीच में,
अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, इसका संबंध बाबर से नहीं है। मैं फिर बाबर के दूसरे युद्धों पर बात करता हूँ। बाबर का दूसरा युद्ध था वो था खानवा का युद्ध। ये 1527 में होता है। स्थान खानवा है। बाबर और उस समय के जो फेमस प्रसिद्ध राजा थे उनका नाम था राणा सांगा। उनके बीच में जो युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध की खास वजह ये थी कि इसमें बाबर जीत गया। जब बाबर जीता तो जीतने की जो वजह इतिहासकार बताते हैं वो कहते हैं कि बाबर ने यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जिहाद का नारा दिया था। और जिहाद में ये कहा था बाबर ने कि हम ये युद्ध जो है किसके लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं। तो कहानीकार कहते हैं कि राणा सांगा की सेना में मुस्लिम सैनिक भी थे और मुस्लिम सैनिकों की वजह से वो बाबर जानता था कि युद्ध जीत नहीं पाएंगे, तो उसने नारा दे दिया जिहाद का। जिहाद मतलब धर्म की लड़ाई। धर्म की लड़ाई का ऐलान होते ही हुआ ये कि राणा सांगा की तरफ से जो मुसलमान सैनिक लड़ रहे थे उन्होंने लड़ाई करना बंद कर दिया और उनके बंद करते ही इसमें जो है राणा सांगा जी की हार हो गई और हारने के बाद बाबर इसमें विजयी हो गया। कहते हैं कि इस युद्ध के बाद बाबर ने स्थायी रूप से भारत में मुगल सत्ता की स्थापना कर दी और उसी के तुरंत बाद 1 साल बाद चंदेरी का युद्ध लड़ता है बाबर। और इस युद्ध में यानी हुआ कब था, 1528 में चंदेरी नामक स्थान में युद्ध होता है बाबर और मेदिनी राय। ये बुंदेलखंड का एक छोटा सा व्यापारी था और राजा भी था। इसमें इस युद्ध में मेदिनी राय पराजित हो जाता है, मारे जाते हैं इतिहासकार कहते हैं, और ये बाबर जो है यहाँ भी विजयी हो जाता है। ये भारत में बाबर की तीसरी लड़ाई थी जिसमें बाबर विजयी होता है। बाबर का चौथा युद्ध जो है वो घाघरा का युद्ध है। ये अफगानों के बीच में हुआ था, बाबर और अफगान। बाबर अफगानों से क्यों डर रहा था, क्योंकि इब्राहिम लोदी की जो उसने हत्या की थी उसको लगता था कि कहीं ना कहीं अफगानी लोग उसका जो है बदला ले सकते हैं। तो बदला ना ले सकें इसके लिए उसने क्या किया कि जो है घाघरा का युद्ध लड़ा और ये घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया, इसके नाम उसका घाघरा पड़ा। ये युद्ध बाबर और महमूद लोदी जो कि अफगान थे, अफगानों और महमूद लोदी एक तरफ थे और बाबर दूसरी तरफ थे। इस युद्ध में भी बाबर की जो है विजय हुई। बाबर ने लगातार अब 4 युद्ध जो है जीत लिए हैं। इतिहासकार इसकी एक बड़ी अच्छी ट्रिक बताते हैं। कहते हैं बाबर आया तो पहले पानी पिया और पानी पी के खाना खाया और खाना खा के चंदा लिया और चंदा लेकर के बाबर ने क्या किया, घाघरा पहना और घाघरा पहनकर बाबर चला गया। तो बाबर के 4 युद्ध हैं इतिहासकारों के आधार पर। ये चारों युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको समझ लीजिएगा। उसके बाद एक और बात हम आपको बताते हैं कि बाबर जो है वो अफीम का नशा करता था। इतना नशा करता था कि बाबर को खुद होश नहीं रहता था। बाबर ने अत्यंत अधिक अफीम का नशा करने के बाद बाबर की कब मृत्यु हो गई, बाबर को खुद नहीं पता चला। इससे क्या होता है कि बाबर की मृत्यु जो है वो 1530 में हो गई। कब हो गई, 1530 में हो गई। और बाबर जब 1530 में मर गया उस समय बाबर के 4 बेटे थे। चारों बेटों में जिसने सत्ता को हासिल किया या सत्ता को काबिज करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है उसका नाम था हुमायूं। और जब हुमायूं राजा बनता है तो उसने बाबर की तरह हुमायूं जो था वो संघर्षशील नहीं था। संघर्ष का मतलब होता है कि उसको युद्ध जो है करना नहीं आता था, युद्ध कौशल में वो निपुण नहीं था। ऐसे में क्या होता है कि उसने काफ़ी समय तक संघर्ष किया, लेकिन उस संघर्ष में थोड़ा सा वो पीछे हो गया। और एक युद्ध होता है चौसा का युद्ध जो कि 1539 में होता है, चौसा नामक स्थान पर होता है। ये युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि शेरशाह सूरी इसमें जीत गया और जब हुमायूं हारा तो हारने के बाद उसने जान बचाई और क्या किया उसने, वो भागा और भाग करके कर्मनाशा नदी में कूद गया। एक भिस्ती ने उसकी जान बचाई। ये भिस्ती आगे चलकर एक दिन का जो है राजा बनेगा और चमड़े के सिक्के भारत में पहली बार चलाएगा। वो खैर बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल की बात यह है कि चौसा का युद्ध जो है वो कौन जीता, वो जीता शेरशाह सूरी और हारा कौन, हुमायूं। और हुमायूं के हारते ही एक बार फिर से मुगल सत्ता जो है हट गई। हटने के बाद दिल्ली का राजा कौन बन गया, वो बन गया आपका जो है शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी के राजा बनते ही कुछ ही समय में शेरशाह सूरी ने लगभग 5 साल शासन किया और 5 साल के बाद यानी शेरशाह सूरी जो है एक बम फट जाने से मर जाते हैं, जिसको कहते हैं कलिंजर नामक जगह पे शेरशाह सूरी मर जाते हैं। फिर उनके परिवारीजन, उनके परिवार के लोग भाई भतीजे राजा बनते हैं। उन्हीं में से एक राजा था जिस राजा का नाम जो है सिकंदर सूर था। उसके समय हुमायूं एक बार फिर से आएंगे और फिर से काबिज होंगे, लेकिन उसके पहले एक युद्ध होता है जिसका नाम है कन्नौज का युद्ध। जब चौसा के युद्ध से हुमायूं भागे थे तो भागने के बाद क्या है, वो कन्नौज नामक जगह पर पीछे से शेरशाह सूरी ने आके फिर से हमला किया। उस युद्ध को बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध कहते हैं। 1 साल बाद हुआ था 1540 में और इस युद्ध में हुमायूं और शेरशाह सूरी का फिर से युद्ध होता है। असल में ये युद्ध नहीं था, पीछे से वार था जिसमें शेरशाह सूरी फिर से विजयी होते हैं और हुमायूं इसमें हार जाते हैं। और हारने के बाद हुमायूं जो है भारत छोड़ देते हैं और भारत छोड़ करके ईरान चले जाते हैं। वो खैर लंबी कहानी है, अभी मैं
उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। और फिर मैं बात करता हूँ सरहिंद के युद्ध की। देखिए सरहिंद के युद्ध की अगर मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सरहिंद के युद्ध वो युद्ध है जिसमें एक बार फिर से हुमायूं आते हैं भारत, और उस समय सिकंदर सूरी भारत के राजा होते हैं जो कि सूरी वंश के थे। हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में, जो कि 1555 में हुआ था, एक बार हमला बोलते हैं, और हमला बोलते ही सिकंदर सूरी हार जाते हैं, हुमायूं विजयी हो जाते हैं। और 1555 में एक बार फिर से हुमायूं मुगल काल की स्थापना कर देते हैं। और मुगल काल की स्थापना जब हो जाती है तो उसके आगे कार्रवाई वो इतिहास के चरणों में चलती है, लेकिन युद्ध अभी पढ़ाना है तो युद्ध में नहीं चलती है। मैंने कहा था आपसे कि मैं अकबर जब बताऊंगा, अकबर के बारे में जब बताऊंगा तो हम पानीपत के युद्धों के बारे में बात करेंगे। देखिए 1555 में हुमायूं राजा बनते हैं और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। 55 में राजा बनते हैं, 56 में मृत्यु हो जाती है। पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर जो है हुमायूं मर जाते हैं। अब हुआ क्या, उस समय अकबर की उम्र मात्र 14 साल थी। अकबर राजा बनने के लायक नहीं थे, लेकिन अकबर के बहुत ही अच्छे, या ये कहें कि हुमायूं के बहुत ही विश्वास पात्र एक सेना नायक थे जिनका नाम था बैरम खान। बैरम खान ने ये कहा कि हम आपकी सेवादारी, या हम आपकी तरह, या आपका पूरा साथ देंगे, आप राजा बनिए। हुमायूं के मृत्यु के पश्चात बैरम खान के नेतृत्व में अकबर को राजा बना दिया जाता है। और अकबर के राजा बनते ही हेमचंद्र हेमू नाम का व्यक्ति ये हमला कर देता है। कहाँ पर? दिल्ली में, दिल्ली आगरा में हमला कर देता है। और इस हमले को जो नेतृत्व करने का काम करते हैं वो बैरम खान करते हैं। यहाँ पर बैरम खान और हेमू का एक युद्ध होता है। इस युद्ध में हेमू कहते हैं जीत गए थे, लेकिन जीतने में क्या हुआ कि एक तीर जो कि हेमू जो है वो हाथी के हौदे पर खड़े थे, उस हौदे में तीर लग गया और हेमू जीत कर जो है उसमें गिर गए। और गिरते ही हेमू की सेना में भगदड़ मच गई, और भगदड़ में क्या हुआ कि हेमू हार गए और बैरम खान जीत गए। अच्छा, बैरम खान का जीतना मतलब अकबर का जीतना। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है ये कौन जीता? अकबर जीते। हालांकि अकबर की उम्र उसमें 14 साल थी। तो हेमू घायल होकर बंदी बना लिए गए और बाद में मार दिए गए। चलिए हम आगे की कहानी की बात करते हैं। ये भी अकबर का ही युद्ध है, नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, 1576 में हुआ था, हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ था। ये युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति जो है मानसिंह के बीच में हुआ था। अच्छा, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि महाराणा प्रताप की तरफ से जो युद्ध लड़ रहे थे उनका नाम था हकीम खां। हकीम खां महाराणा प्रताप की तरफ थे और अकबर की तरफ मानसिंह थे। तो ये कहते हैं कि मुसलमान राजा की तरफ से हिंदू सैनिक और हिंदू राजा की तरफ से मुसलमान सैनिक, इस युद्ध में अंतोगत्वा जो जीत मिलती है वो अकबर को मिलती है। और ये जो महाराणा प्रताप जी थे, इन्होंने अपने देश को बचाने के लिए राजा के सामने ना आकर छुपके से वार करने की सोची, और उन्होंने कई हद तक सफलता प्राप्त की, लेकिन बाद में षड्यंत्रों का शिकार हुए और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। अगला देखो युद्ध आता है, इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, उसका नाम है बहादुरपुर का युद्ध। ये बहादुरपुर का युद्ध जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दें कि जब शाहजहां राजा था तो शाहजहां के 4 बेटे थे। चारों बेटों में उत्तराधिकार को लेकर जंग होता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध है बहादुरपुर का युद्ध। ये बहादुरपुर का युद्ध में कौन कौन लड़ता है? शाहजहां का एक बेटा था मुराद बख्श, और ये शाहजहां का दूसरा बेटा था औरंगजेब। इन दोनों के बीच में मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, मतलब औरंगजेब की तरफ मुराद बख्श था और एक तरफ शाहसुजा था। ये भी किसका बेटा था? शाहजहां का। तो इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और युद्ध में जो जीता वो औरंगजेब जीता, और मुराद बख्श और औरंगजेब की इसमें जीत हो गई। अब मैं आगे की बात करता हूँ। इस युद्ध में धर्मट का युद्ध, इसको धर्मट का युद्ध कहते हैं। ये युद्ध किसके किसके बीच में होता है? औरंगजेब और मुराद बख्श एक ही तरफ थे और दूसरी तरफ थे दारा शिकोह की तरफ से जसवंत सिंह लड़ रहे थे। इस युद्ध में भी, यानी धर्मट के युद्ध में भी औरंगजेब विजय हुआ, और अंतोगत्वा औरंगजेब जो है दिल्ली की सल्तनत का और आगरा की सल्तनत का राजा बन जाता है। अगला युद्ध जो है इतिहास का है वो जजाऊ का युद्ध है। जजाऊ के युद्ध की अगर मैं बात करूं, ये 1707 में हुआ। ये तब हुआ जब औरंगजेब मर गया। अच्छा, औरंगजेब मरा तो ये युद्ध क्यों हुआ? तो औरंगजेब के मरने के बाद औरंगजेब का जो बेटा था उसके बीच में और दूसरे बेटे के बीच में भी एक युद्ध होता है। ये भी एक प्रकार से कहें तो उत्तराधिकार का युद्ध था। इसमें जीता कौन? इसमें बहादुर शाह प्रथम जीता, और बहादुर शाह प्रथम किसके बाद राजा बनता है? औरंगजेब के मरने के बाद राजा बनता है। तो औरंगजेब, मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग दोबारा समझ लीजिएगा, औरंगजेब के मरने के बाद जो राजा बनता है उसका नाम है बहादुर शाह प्रथम। असल में ये औरंगजेब का बेटा था। तो याद रखिएगा, यहीं से शुरू हो जाता है उत्तर मुगल काल। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है और 1707 में जो राजा बनता है उसका नाम था बहादुर शाह। चलिए हम आगे बात करते हैं इतिहास के अगले युद्ध के बारे में। ये युद्ध असल में मुगलों का नहीं था, ये युद्ध था अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने क्या किया था कि अभी तक कोई युद्ध नहीं लड़ा था। अंग्रेजों ने किसी भारतीय राजा से जो पहला युद्ध लड़ा है उसका नाम है प्लासी। अच्छा, इस युद्ध में क्या हुआ? 1757 में युद्ध होता है। बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला
और अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। असल में एक काले दिन की घटना कही जाती है, ब्लैक होल घटना कही जाती है, 20 जून घटना कही जाती है। इसमें नवाब सिराजुद्दौला की तरफ से उसके सेनापति मीर जाफर ने अंग्रेजों के लगभग 143 लोगों की हत्या कर दी थी। हत्या खैर वो एक संयोग था, दुर्घटना थी, लेकिन उसका बदला लेने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के साथ युद्ध किया और इस युद्ध में प्लासी का युद्ध कहा जाता है। उसमें जो मीर जाफर था, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसने विश्वासघात किया था। इस विश्वासघात के चलते जो सिराजुद्दौला हैं इनकी हत्या हो जाती है और हत्या यानी वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन जीता कौन? अंग्रेज। अंग्रेजों ने मीर जाफर को इसके बदले में राजा बना दिया। राजा क्या मतलब? नवाब बना दिया। कहाँ का? बंगाल का। तो प्लासी का जो युद्ध है ये विश्वासघात से सिराजुद्दौला की हत्या हो गई थी। अगला जो युद्ध है वो बक्सर का युद्ध है। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। कहाँ पर होता है? बक्सर नामक स्थान पर। किसके किसके बीच में होता है? एक तरफ था अंग्रेजों की तरफ से था हेक्टर मुनरो और दूसरी तरफ इसमें 3 राजा थे। एक तो मीर कासिम थे, मीर कासिम बंगाल के थे, सुजाउद्दौला अवध के थे और शाह आलम ये दिल्ली के बादशाह थे, सेकंड थे, याद रखिएगा। तो एक तरफ 3 लोग थे, एक तरफ एक व्यक्ति। लेकिन ये जीते कौन? अंग्रेज जीते। अंग्रेजों के जीतने के बाद एक संधि होती है जिसको इलाहाबाद की संधि कहते हैं, जो कि 1765 में हुई। उसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों को दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। अब अंग्रेज बंगाल के लिए कोई भी कानून भी बना सकते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बक्सर का युद्ध है 1764। किसके किसके बीच में हुआ है आप लोग अच्छे से देख सकते हो। और देखने के बाद हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं। ये आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसको थोड़ा जल्दी देख लीजिएगा। आंग्ल मैसूर युद्ध क्या है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 1769 में। किसके किसके बीच में होता है? अंग्रेजों और हैदर अली। आप लोगों ने टीपू सुल्तान का नाम जरूर सुना होगा। टीपू सुल्तान के जो पिताजी थे उन्हीं पिताजी का नाम था हैदर अली। इतिहास के कुछ इतिहासकार मानते हैं, कुछ स्रोत प्राप्त होते हैं कि इस युद्ध में हैदर अली की जीत हुई थी और एक संधि हुई थी जिसका नाम है मद्रास की संधि। ये 1769 में हुई थी। इसमें ये जो संधि है ये हैदर अली के पक्ष में हुई थी। इसलिए ये पता चलता है कि अंग्रेजों को हैदर अली की शक्ति को स्वीकार करना पड़ा था। यानी इस युद्ध में, यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि हुआ था अंग्रेजों और मैसूर के उस समय के राजा हैदर अली के बीच में, तो उसमें हैदर अली की जीत हुई। लेकिन बाद में शायद आपको पता होगा दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है। अंग्रेज और टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली का बेटा था। इस युद्ध में कहते हैं श्रीरंगपट्टनम की एक संधि होती है, उस जगह नामक श्रीरंगपट्टनम नामक जगह में युद्ध होता है। उस युद्ध में टीपू सुल्तान जी की मृत्यु हो जाती है, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और मैसूर पर हमेशा के लिए अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। तो ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था। इसके बाद हम मराठाओं के युद्ध पर बात करते हैं, जिसको चतुर्थ, वैसे हुए तो 4 थे लेकिन इंपॉर्टेंट ये चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध 1817-1818 अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय, ये जो मराठा थे, इनके बीच में युद्ध होता है। परिणाम ये मिला कि अंग्रेज जो है विजयी हो गए और पेशवा का पद होता था जो मराठाओं में बहुत ही प्रसिद्ध था, वो जो है पेशवा का पद हमेशा के लिए समाप्त हो गया और मराठा साम्राज्य पर अंग्रेजों ने अपना पूरा अधिकार कर लिया। और इसी के साथ अगला युद्ध शायद खत्म हो चुके हैं। मैं अगली सीरीज में दूसरे युद्ध लेकर आऊँगा। लेकिन एक बार आपको मैं बता दूं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैं रोज प्रतिदिन में जो है कोई न कोई श्रृंखला आपके साथ इतिहास, भूगोल, स्ट्रेटेजी के, अर्थशास्त्र, कोई न कोई श्रृंखला का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया करूंगा। आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो लोग अभी तक यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट जरूर कर जाएं। कमेंट करेंगे आप जवाब तो हमें मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन से क्या होता है कि हमें और अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो हम चाहते हैं कमेंट करें, अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट करें, बुरा लगा हो तो बुरा कमेंट करें और हम ऐसे ही अच्छे कंटेंट को लेकर आपके सामने आते रहेंगे। अब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर कर देंगे किसी को तो उसका लाभ हो जाएगा। इतने अच्छे तरीके से हमने सारी चीज़ें आपको समझाई हैं, आगे और अच्छे तरीके से बताएंगे। सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, धन्यवाद।